हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? देखिए फ्रेंड, जैसा कि हमें पता है 21 दिसंबर को समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम जो है वो निश्चित है। तो इस वजह से इसकी तैयारी ही हमें हमें जल्द ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले सर्वप्रथम हमें यह जानना आवश्यक है कि उस एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस क्या है। किसी भी एग्ज़ाम में सफलता पाने का सबसे पहला रास्ता जो है वो हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं ना तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सबसे आवश्यक होता है। सबसे पहले हम एक इंफ्रा बनाते हैं, तो वो इंफ्रा जो है ना, यहाँ पे हमारा सिलेबस है। हमारे पास हमारे दिमाग में जब भी हम पढ़ाई करें तो फुल सिलेबस रटा होना चाहिए। आपको सिलेबस के अंदर की चीज़ें रटना जितना आवश्यक है उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक है कि आपको सिलेबस रटा होना चाहिए। आपको कभी बार बार खोल के किताब ना देखना पड़े कि सिलेबस क्या है। वेल डिफाइंड सिलेबस है समीक्षा अधिकारी का, और आपके दिमाग में एक एक इसके तत्व है आपके दिमाग में रटे होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जो ये परीक्षा होती है वो दो तरह के मोड में होती है। एक आपका ऑब्जेक्टिव होती है, दूसरी आपकी डिस्क्रिप्टिव होती है। जो ऑब्जेक्टिव होती है उसमें जीएस के 120 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी के 30 क्वेश्चन, ऑल ओवर 150 क्वेश्चंस आपके आते हैं। चूँकि जीएस का जो है वो मतलब जो हिंदी के हैं उनमें हिंदी में 30 क्वेश्चन है, वो हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और जीएस के एक प्रश्न पे जो है वो आपके 1 नंबर का होता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ये वैकल्पिक वाला तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव में। डिस्क्रिप्टिव में 2 पेपर होते हैं, एक हिंदी का और एक एशे का होता है। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव हिंदी में क्या आता है इस बात की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यह है गद्यांश है। जी, गद्यांश मतलब दिए हुए, इसमें क्या होता है कि आपको एक गद्यांश दिया होता है, उस गद्यांश से रिलेटेड आपको उसका शीर्षक लिखना होता है। उस गद्यांश से का आपको सार लेखन मतलब सारांश लिखना होता है। देखिए सारांश मतलब कि आपको कोई बड़ा पार्ट लिखा है दिया हुआ है, उसका 1/3 मतलब उसका क्रक्स लिखना है, उसका सार आपको उसमें। जब भी कोई भी चीज़ का सार निकाला जाता है तो उसके मेन, आप उसको छोटा करने के चक्कर में उसके मेन बॉडी को नहीं गायब कर सकते। आपको मेन बॉडी को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, इसमें इस बात का भी ध्यान देना है कि अपने शब्द में आपको कैसे लिखना है इसको। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि मेन बॉडी मतलब आपने सार लेखन करने के लिए आपने छटनी किया और एज इट इज़ जैसा आपका था उसने अपने बेकार चीज़ों को छाट के काम की चीज़ों को आगे पीछे मतलब आपने लिख दिया हूबहू। ऐसा नहीं है, इसमें आपको जैसे आपके 3 घंटे की मूवी है तो अगर उसका रिव्यू कोई आपसे मांगता है या कोई पूछता है कि भाई इसका मूवी का क्या था थोड़ा शॉर्ट में बता दो, तो आप 5 मिनट में उसको पूरी मूवी का सार बता दोगे, उसको समझ में आ जाएगा मूवी में ये हुआ था। तो आप ऐसा थोड़ी है कि फिल्म में बताओगे कि आप जो है 15 मिनट के 10 मिनट के गाने को भी गा के बताओगे, नहीं। आप बताओगे कि हाँ ये चीज़ें थी, आपने फालतू चीज़ों को काटा, मेन क्रक्स बता दिया, उसको स्टोरी समझ में आ गई। फिर आगे उसकी मर्जी, देखे ना देखे। यहाँ हम आपको अगला सिलेबस दिखाते हैं। ठीक है, देन आप उसके बाद जो है वो आपको ये एक आपका ये आता है सार्डियन। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जो सचिवालय स्तर पे है या जहाँ भी समीक्षा अधिकारी है ना, तो आपके पास जब कोई लेटर आता है तो आपके बड़े अधिकारी के पास इतना समय नहीं रहता कि वो आपके लेटर को मतलब उस लेटर को पूरा पढ़े, उसका एनालिसिस करे। तो आप उस लेटर का एनालिसिस करके अगेन यहाँ पे आपको एक इसके जो मेन बॉडी मेन कंटेंट का सार ही लिखना होता है। तो आप उसको मतलब एक टेबल टाइप का होता है, टेबल आपको हम लोग लिखना बताएंगे। आपको टेबल फॉर्म में उसे चेंज करके और उसका सार लिखना होता है, जिससे वो अधिकारी बस उसको एक नज़र देखते मान उसका रिप्लाई दे दे कि भाई हाँ इसमें ये चीज़ है, ये पूछा गया इस लेटर के माध्यम से, हमें ये जवाब उसको देना है। ठीक है, क्योंकि भाई उसके पास दिन भर में कितने विभाग हैं, उनसे लेटर आ रहे हैं, तो उनसे उनमें क्या रिप्लाई, तो दिन भर अगर लेटर पढ़ेगा तो बाकी चीज़ों पे कैसे अपने ध्यान लगाएगा। तो यहाँ पे इसका जो औचित्य है सार्डियन का वो यही है, और आपको यही मान के करना है कि आप समीक्षा अधिकारी हैं और आपको ये सारणी बनानी है। ये मान के नहीं करना कि आप एग्ज़ाम में कर रहा। ठीक, देन आपका पत्राचार है। पत्र देखिए ये जो भी है रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें आपकी पूरी कलम की ताकत ही आपको जो है वो सिलेक्शन कराती है, क्योंकि यहाँ पे कोई ये नहीं है कि आपने लिखा 8 नंबर का क्वेश्चन तो आपको 8 ही नंबर मतलब मिल जाएंगे। आपको भाई क्या कहते हैं, आपके लेखन शैली पे, लेखन स्किल पे यहाँ पे आपका नंबर डिपेंड करता है। देखिए जो आपका जो सार लेखन है
वो आपका जो है वो 6 नंबर का होगा। शीर्षक आपका वहाँ पे 3 नंबर का होगा और 6 नंबर के आपके 2 व्याख्या होंगी। तो ऑल ओवर वो 21 नंबर का है। और यहाँ पे जो आपका लेटर राइटिंग है, लेटर आपका 15 नंबर का है, सॉरी 24 नंबर का है। और 8 नंबर के 3 आपके लेटर आएंगे। तो लेटर के 3 भाग हैं। पहले भाग में सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र आएगा। तो देखिए जो सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र है, तो एक तो इनका प्रारूप पूछ सकता है, दूसरा आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक को दे देगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड आप सरकारी या अर्ध सरकारी पत्र लिखिए, तीसरा आपका इनकी परिभाषा विशेषताएं पूछ सकता है, और चौथा जो इसका मोड है वो ये हो सकता है कि आपके दोनों के बीच डिफरेंस पूछ सकता है। ठीक, तो वो सारे ही मॉडल आपको हम बताएंगे। फिर सेकंड पार्ट जो है इसका वो है कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप और परिपत्र। तो अगेन इनका परिभाषा पूछ सकता है, इनके बीच डिफरेंस पूछ सकता है, इनका प्रारूप पूछ सकता है, इनका लेटर पूछ सकता है आपको। ठीक है। फिर थर्ड पार्ट में है विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक। देखिए टिप्पणी बहुत कम बार आई है, तो हम ऐसा नहीं कि कराएंगे नहीं, टिप्पणी आपको कराएंगे, पर ज़्यादातर बार विज्ञप्ति और अनुस्मारक ही आया है, तो इन पे ज़्यादा फोकस रहेगा। टिप्पणी भी आपको बता दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि हो सकता है भाई आयोग अपने ट्रेंड से हट के इस बार टिप्पणी दे दे तो आप अपने आप को ठगा सा महसूस ना करें, बिल्कुल आपको बताया जाएगा। फिर ये है आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपका प्रशासनिक शब्दावलियाँ हैं जो हिंदी टू इंग्लिश, उनका भी आपको पूरा दे दिया जाएगा आपको। आप उनको याद कर लेंगे तो मैक्सिमम आपके, जैसे 1-2 नहीं आते तो वो कुछ आप अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे भी कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी मैक्सिमम आपको रटवा दिया जाएगा, करवा दिया जाएगा, सिलेबस पूरा दे दिया जाएगा मैटर। तो आपको प्रशासनिक शब्दावलियाँ हैं हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ये आपके 10 रहेंगे 20 मार्क्स के। फिर मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं। तो मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ में देखिए आपको एक तो उनका अर्थ लिखना होगा, जो एक मुहावरा और उसके वाक्य प्रयोग हैं वो 2 नंबर के ऑल ओवर 10 मार्क्स के हैं। तो आपको जो यहाँ पे वाक्य प्रयोग है वो बहुत ही अच्छा मतलब होना चाहिए, स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी उठा के वाक्य प्रयोग कर दिया। तो इससे क्या होता है कि जो ये वाक्य प्रयोग होता है ना, वो बताता है कि आपकी इस मुहावरे पे क्या अंडरस्टैंडिंग है, वाकई में आपने केवल इसका अर्थ रट लिया है या आपको समझ में भी आ रहा है, ये चीज़ बताता है। दूसरी, मुहावरे के माध्यम से आप अपने जो विचार प्रकट करते हैं ना, वो सारी चीज़ें वो एग्जामिनर के सामने दिखाता है कि आप किस स्तर के लेखक हैं, किस स्तर के आपका जो ज्ञान है, बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। अब सिंपल सा जो है, राम ने जो है वो अपनी माँ का जो है वो राम इकलौता लड़का है माँ का, इसलिए वो उसे अंधे की लकड़ी कहते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें नहीं चलेंगी, आपको अच्छा करना पड़ेगा। उसको हम बताएंगे कि हम कहाँ कहाँ से मुहावरा कैसे करेंगे, जो हमारा मुहावरा का जो वाक्य प्रयोग है वो बहुत बढ़िया अट्रैक्टिव लग सकता है। फिर कंप्यूटर ज्ञान में देखिए आयोग ने थोड़ा पलटी मार दी थी 2017 में। 2017 में चूँकि 14 तक यही था कि भाई कंप्यूटर ज्ञान के बड़े से प्रश्न आते थे, या तो एक प्रश्न या तो 2 प्रश्न 5-5 नंबर के आगे 10 नंबर के क्वेश्चन आते थे, 5-5 नंबर के 2 कर देता था। पर इस बार उन्होंने पलटी मार के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए हैं 17 में, और वो 2-2 नंबर के एक क्वेश्चन, यानी ऑल ओवर 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। हो सकता है इस बार और भी ज़्यादा पलटी मार के 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछ ले वो, नहीं तो फिर हो सकता है फिर से बड़े ही प्रश्न पूछ ले। भाई वो तो आयोग की महिमा है, वो कुछ भी कर सकते हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम बस अभ्यास कर सकते हैं और वो हम आपको कराएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो आपका हिंदी का सिलेबस है ऑब्जेक्टिव वाले में ना, तो वो आपका पर्यायवाची छोड़ के एज इट इज़ पीटी वाला सिलेबस है, तो उससे बहुत ज़्यादा तो हमें कुछ करना नहीं है। पीटी का आपने तैयार किया था वैसे ही हम आपकी फिर से तैयारी करवा देंगे। तो आपका विलोम हो गया, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि हो गई, अनेक शब्दों की एक शब्द, तद्भव एवं तत्सम, विशेषण विशेष। प्लस पॉइंट देखिए यहाँ पे ये है, प्लस माइनस दोनों ही पॉइंट्स कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक गलत होता था तो 1 मार्क्स कटते थे और बाकी आपके नेगेटिव मार्क्स भी होते थे। और यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन गलत होने पे 2 मार्क्स कटते हैं और एक सही होने पे 2 मिलते भी हैं, तो दोनों ही चीज़ें हैं। उसके बाद जो है वो हमारा हो गया निबंध। देखिए निबंध के जो मार्क्स हैं वो 120 हैं, मतलब जीएस का जो एक पूरा पोर्शन 120 क्वेश्चंस का है, उतने आपके निबंध हैं केवल 3। निबंध बहुत बड़ा स्कोरिंग
पॉइंट है। अब आप यहाँ पे अच्छे नंबर लाके एक मतलब कभी कभी तो निबंध सिलेक्शन के लिए डिसाइडिंग फैक्टर होता है, कभी कभी क्या हमेशा ही निबंध डिसाइडिंग फैक्टर होता है। यहाँ पे देखिए कभी कभी निबंध की मार्किंग जनरलाइज हो जाती है, तो जैसे कम नंबर और ज़्यादा नंबर पाने वालों के बीच 10 नंबर का 5 नंबर का डिफरेंस हो सकता है। पर कभी कभी जब निबंध ऐसा पूछ लिया जाए जब बहुत ट्विस्ट वाला होता है, तब आपका निबंध ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो इसलिए और आरओ में तो खासकर निबंध जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर है। तो अपनी कलम को उठाइए और निबंध की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए हमारे साथ। देखिए निबंध के 3 पोर्शन है, साहित्य और संस्कृति। मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब इसमें कोई उसकी बात नहीं है, मतलब मुझे अब तक जो है वो निबंध में हमेशा ही बहुत अच्छा स्कोर मिला है। मतलब जो अब तक का मार्कशीट मेरा आया है, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो समीक्षा अधिकारी का हो, मुझे निबंध में हमेशा एवरेज स्टूडेंट से 10 से 15 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं, और मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा लोगों से 20-20 मार्क्स ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ जो निबंध है हमारा, निबंध के लिए जो प्लान है हमारा ना, वो प्लान ए और प्लान बी है, दोनों मैं आपको बताऊँगी। तो निबंध से हम थोड़ा अवगत हो जाते हैं कि निबंध किन किन टॉपिक्स पे आता है। तो खंड ए, खंड बी, खंड सी। खंड ए में हमारा सामाजिक और साहित्य और संस्कृति है, सामाजिक क्षेत्र है और राजनीतिक क्षेत्र है। खंड बी में हमारा विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी है। सेकेंड पार्ट इसका जो है वो आर्थिक क्षेत्र है। फिर कृषि एवं व्यापार है। एंड थर्ड पार्ट में हमारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि सारे पार्ट। जितनी इन आपदाएं हैं, जितनी इसमें दिया हुआ है, उनके अलावा भी जितनी भी आपदाएं हैं वो सब, जैसे कोरोना काल जो है ना वो एक आपदा ही है, उसको हम आपको हो सकता है कि भाई इसको इस बीमारी को विभिन्न आपदाओं से जोड़ के कोरिलेट करके आपसे प्रश्न ऐसे पूछे, तो ऐसे पढ़ना है हमें। दूसरा जो थर्ड पार्ट है वो राष्ट्रीय योजनाएं हैं। देखिए राष्ट्रीय योजनाओं का हम पढ़ाते तो लेटेस्ट ही हैं, जो आपको प्रैक्टिस कराते हैं, पर अब 2016 में जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आ गया, तो ऐसा नहीं है 2005 की स्कीम है, तो अब कभी पुराना भी उठा के कोई योजनाएं दे दी, भाई इनकी मर्जी है। कभी कभी पुरानी पता चला नेक्स्ट एग्ज़ाम में इन्होंने जो है वो मनरेगा पे उठा दिया, जो कि बहुत पुरानी स्कीम है, तो अब आप इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास प्लान बी होता है। ठीक, तो पहले तो हम आपकी प्लान ए के तहत तैयारी करेंगे, देन हम जब कभी जैसे प्लान बी हम अपने पास फंसने की स्थिति में रखते हैं कि कभी कभी कुछ भी नहीं फंसा, कुछ भी नहीं हमारे पास है, तो हम प्लान बी के अंतर्गत कैसे करके हम एवरेज निबंध में नंबर ला सकते हैं। क्योंकि निबंध में 2 चीज़ है, एक तो स्कोरिंग है, दूसरी चीज़ कम से कम स्कोरिंग नहीं है तो आप एवरेज तो करिए ना अपना। क्योंकि आप निबंध में एवरेज करके बाकी पार्ट्स में स्कोर करके आप जो है वो सिलेक्शन, भाई सिलेक्शन ऐसा तो थोड़ी है कि एक ही पार्ट से हो सकता है। अगर आपका निबंध नहीं होता है तो जैसे ठीक है, अगर आपका ये वीक पॉइंट है तो आप इसमें एवरेज तो करने का प्रयास करिए। एवरेज नंबर लाएंगे तो बाकी सब में स्कोर करके आप यहाँ सिलेक्शन ले सकते हैं। जिनका अच्छा है, जो जिनको लगता है कि नहीं मैं निबंध में स्कोर कर सकता हूँ, तो वो इस निबंध में स्कोर करके लाइए। ऑल ओवर सिलेक्शन लेना है, एन केन प्रकारेण सिलेक्शन ही लेना है, हमारा मेन लक्ष्य है। ठीक है, तो आज हम आपको सिलेबस से अवगत करा दिए हैं। नेक्स्ट टाइम में हम आपको सिलेबस की तैयारी कैसे करवाते हैं और फिर सिलेबस का एक एक पार्ट करके आपको बताते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, फिर धन्यवाद। स्वेट टीम की तरफ से आपके जो एग्ज़ाम की तैयारी है उसमें दिन प्रतिदिन निखार लाया जाएगा, और दिन प्रतिदिन हम आपके साथ समीक्षा अधिकारी में चयन को लेके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।